नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम आवश्यक वस्तु अधिनियम को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहला वीडियो लेक्चर देखिए, क्योंकि उसमें हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम का पूरा बेस कवर किया है कि कब ये आया, क्यों ये ज़रूरी था, इसके साथ साथ अभी हाल ही में क्या संशोधन हुआ और कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर लास्ट में हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो ये जो सारे क्लासेस आएंगे वो फूड इंस्पेक्टर को ध्यान में रख कर बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप फूड इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज जल्द ही हमारे एप्लीकेशन में आने वाला है। एप्लीकेशन का नाम है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिए, फ्री एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी एप्लीकेशन में कंप्लीट पैकेज आएगा। इस पैकेज का प्राइस क्या होगा, कैसे आप कोर्स को खरीद पाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसका आपको अलग से वीडियो मिलेगा, एप्लीकेशन में भी और यूट्यूब में भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको सारा डिटेल मिलेगा। साथ ही आप एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं, चाहे CGPC प्री हो, व्यापम हो, और हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम्स आए हैं, CSCB JE हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ACS हो गया, SI हो गया, मंडी निरीक्षक हो गया, ACF होगा, जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं सबका आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। और इंडिविजुअल अगर आप कोई सब्जेक्ट भी लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि एक डेमो तो वो मिल ही रहा है, तो उसके अलावा भी आज दूसरा डेमो हम दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप डेमो के तौर पे देखिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आएंगी तो जो नेक्स्ट की जितने भी फूड इंस्पेक्टर की क्लासेस होंगी वो पेड होंगी। आपको एप्लीकेशन में जाकर परचेस करना होगा। कैसे परचेस करना होगा उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले क्लास में भी बताया था कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बुक में मिल तो जाती हैं लेकिन समझ नहीं आता, और क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से ट्रिकी आते हैं, बनते नहीं। तो जैसे पहले क्लास में मैंने लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ाए थे, इसमें भी आज भी मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। पहले धाराओं के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद किस तरीके से ट्रिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। तो ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है और बहुत सरल शब्दों में बनाया गया है ताकि आपको समझ आ सके। तो अधिनियम का नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, धारा 1 में इसका नाम और विस्तार हमने कंफर्म किया था कि नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम और विस्तार है पूरे भारत में। तो 1 से 3 तक हमने पहले क्लास में पढ़ लिया था। तीसरे धारा के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और आज हम रिवीजन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको और जाननी है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धारा 3 का क्या नाम था? आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियाँ जो है वो धारा 3 में है। अब धारा 3 के उपधारा 1 क्या कहता है? आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के लिए केंद्र सरकार उपबंध जारी कर सकता है। उपबंध को अगर आप सरल शब्दों में समझे तो आदेश या नियम समझ लीजिए, है ना। तो धारा 3 के एक उपधारा में क्या कहा गया है कि जो भी आवश्यक वस्तु है उसके संदर्भ में उपबंध कौन जारी करेगा? केंद्र सरकार ही जारी करेगा। अब धारा 3 के उपधारा 2 में क्या कहा गया है कि धारा 3(1) के तहत, मतलब ये जो उपबंध है, जो भी उपबंध केंद्र सरकार जारी करेगा वो उपबंध क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो क्या क्या हो सकते हैं ये हम देखते हैं। पहले क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार चाहे बंजर भूमि हो, भवन या खेती से संबंधित भूमि हो, अपने अधीन लाकर खाद्य फसलों की खेती कर सकती है। अगर आवश्यकता पड़े तो केंद्र सरकार कोई भी भूमि को अपने अधीन लाकर उसमें खाद्य फसल उगा सकता है। अगर कोई खाद्य पदार्थ की कमी हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और वहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो एरिया का भी, मतलब जो कृषि भूमि है उसका भी अभाव है, तो कोई भी भूमि चाहे बंजर हो चाहे भवन का निर्माण वाला भूमि हो, उसको केंद्र सरकार अपने अधीन लाएगा और उसमें खाद्य फसल जो है वो उगाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि चाहे बंजर भूमि हो या खेती वाली भूमि हो, केंद्र सरकार अपने अधीन लाकर उसमें खाद्य फसलों की खेती कर सकती है। धारा 3 का के अनुसार वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इसका नियंत्रण कर सकती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि
किस धारा के अनुसार वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इसका नियंत्रण केंद्र सरकार करती है? आपको याद रखना है, धारा 3 क के अनुसार। ठीक है, अगर वस्तु का कीमत बढ़ता है, कई लोग क्या करते हैं, जमाखोरी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, उस चक्कर में वस्तु का कीमत बढ़ता है, तो उस समय सरकार मार्केट में आती है और एक फिक्स वैल्यू जो है वो निर्धारित करती है कि इससे ज़्यादा कीमत में आप आवश्यक वस्तु को नहीं बेच सकते। तो ये जो बात है वो धारा 3 का में लिखा हुआ है, वस्तुओं का नियंत्रण जो है केंद्र सरकार कर सकती है धारा 3 के अनुसार। आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण आदि पर नियंत्रण केंद्र सरकार कर सकती है। ये तो टाइटल में ही था। आवश्यक वस्तु से संबंधित व्यापारी, कारोबारी केंद्र के उपबंध आदेश का पालन करेगा। ठीक है, आवश्यक वस्तु के संदर्भ में मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि आवश्यक वस्तु का स्पेशल कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन अगर केंद्र सरकार उपबंध जारी करके किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में लाता है तो वो आवश्यक वस्तु बन जाता है। कोई परिभाषा नहीं, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को कभी भी, कोई खाद्य पदार्थ है उसको कभी भी आवश्यक वस्तु घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या लिखा गया है कि आवश्यक वस्तु से संबंधित अगर कोई उपबंध केंद्र सरकार जारी करेगा तो उसे प्रत्येक व्यापारी और प्रत्येक कारोबारी को मानना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा। अगर वो पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ दंड का भी प्रावधान है। क्या क्या दंड होगा वो हम आगे देखेंगे। मूल्य निर्धारण की विधि, अब यहाँ पे हमने देखा कि केंद्र सरकार जो है इस अधिनियम के तहत मूल्य नियंत्रित कर सकता है, तो इसकी भी विधि है, कैसे वो निर्धारित करेगा, कैसे फिक्स करेगा। पहले तो प्रत्यक्ष कीमत करार कर, कोई पर्टिकुलर जैसे कोई आवश्यक वस्तु है उसका उत्पादन कोई व्यक्ति करता है या कोई व्यापारी उस चीज़ को बेचता है, तो प्रत्यक्ष उससे केंद्र सरकार जो है, प्रत्यक्ष जो है सरकार उससे करार कर सकता है कि आप इस कीमत पर ही उसे बेचिए। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कीमत करार करना, है ना। दूसरा क्या है, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर निश्चित कीमत तय कर सकती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रत्यक्ष करार नहीं हो पाता तो वो केंद्र सरकार के पास पावर है कि अधिसूचना जारी करके एक निश्चित कीमत तय कर सकता है। नियंत्रित मूल्य की अवधि जो होगी, जो भी निश्चित कीमत तय करेगा केंद्र सरकार, उसी कीमत पर व्यापारियों को, कारोबारियों को जो है वो आवश्यक वस्तु देनी ही पड़ेगी। और ये जो नियंत्रित मूल्य की जो अवधि होगी, केंद्र सरकार जो मूल्य फिक्स करेगा उसकी अवधि कम से कम 3 माह तक होगी, है ना। कम से कम 3 माह तक उस मूल्य पर देना होगा। और ये जो अवधि है वो केंद्र सरकार चाहे तो बढ़ा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर अवधि बढ़ाया जा सकता है। ये दूसरा विधि हो गया। तीसरा विधि क्या है, बाजार से सरकार वस्तु को खरीद कर बाजार मूल्य में ही उपलब्ध करा सकती है। अगर प्राइस जैसे बढ़ते हुए देखेगा बाज़ार में, है ना, तो सरकार क्या करेगा, सरकार खुद मार्केट में उतरेगा और पूरा जो भी वस्तु, जो स्टॉक है वो अपने अंडर ले लेगा। उसके बाद प्राइस ना बढ़े इस रीज़न से ही उसको खरीद कर उसको वापस बाज़ार मूल्य में ही बेचेगा। ठीक है, तो ये तीसरा विधि हुआ। तो ये 2-3 विधि है कि मूल्य निर्धारण या मूल्य पे कंट्रोल, मूल्य पे नियंत्रण सरकार कैसे करता है। उसके बाद जैसे पिछले क्लास में हमने चीनी के संदर्भ में पढ़ा था कि चीनी कितना इम्पोर्टेंट है, तो आज भी हम चीनी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि कोई उत्पादक, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता किसी प्रकार के चीनी का विक्रय नहीं करेगा। केंद्र सरकार के पास चीनी को लेकर बहुत सारी पावर है। अगर केंद्र सरकार बोल देगा कि आप विक्रय नहीं करेंगे तो वो कोई भी आयात करता हो, उत्पादक हो या निर्यात करता हो, चीनी का विक्रय नहीं कर पाएगा। ठीक है, पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है। चीनी में रोपण, सफ़ेद चीनी, कच्ची चीनी या परिष्कृत चीनी भी शामिल है। चीनी के लिए पहले क्लास में भी हमने प्रकार पढ़ा था, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रकार भी आप ध्यान रखेंगे। चीनी में रोपण, सफ़ेद चीनी, कच्ची चीनी या परिष्कृत चीनी शामिल की गई है। जहाँ पे भी चीनी वर्ड आपको दिखेगा उसमें ये सारे चीज़ें हो सकती है। उस चीनी का मतलब रोपण चीनी भी हो सकता है, सफ़ेद चीनी भी हो सकता है, कच्ची चीनी भी हो सकता है और परिष्कृत चीनी भी हो सकता है। किसी भी प्रकार
कि चीनी केंद्र के आदेश के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार जब तक नहीं बोलेगा चीनी का खरीदी बिक्री नहीं हो सकता। केंद्र सरकार चीनी विनिर्माण लागत चीनी के निर्माण में आने वाली सभी खर्च के आकलन के बाद निर्धारित करता है। चीनी का जो कीमत होगा वो क्या होगा, वो केंद्र सरकार कैसे निर्धारित करता है। चीनी बनता कैसे है, चीनी गन्ने से निकाल कर जब कारखाने में जाता है तो कारखाने से लेकर जो भी उसका लागत होता है गन्ने से चीनी में बनने तक जो भी लागत होता है तो उसका पूरा आकलन कर केंद्र सरकार चीनी का विनिर्माण मूल्य जो है, विनिर्माण लागत है, वो तय करता है। ठीक है, सरल शब्दों में ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, गन्ने से लेकर चीनी बनाने के निर्माण में आने वाले खर्च के आधार पर चीनी विनिर्माण लागत तय की जाती है। अब यहाँ पे कहीं कहीं मान्यता प्राप्त व्यापारी भी लिखा होता है चीनी के लिए, तो इस मान्यता प्राप्त व्यापारी का क्या मतलब होता है, जिस व्यक्ति को चीनी के क्रय विक्रय एवं वितरण के लिए सरकार से अनुज्ञा प्राप्त हो, एक तरह का परमिट या लाइसेंस दिया गया हो, उसी को ही मान्यता प्राप्त व्यापारी कहा जाता है। क्योंकि इस लाइन में हमने देखा था कि किसी भी प्रकार के चीनी केंद्र सरकार के आदेश के बिना खरीदी या बिक्री नहीं की जा सकती। तो आदेश पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को देता है तो वही मान्यता प्राप्त व्यापारी कहलाता है। ठीक है, चीनी के क्रय विक्रय के लिए सरकार जिसको आज्ञा देता है, जिसको अनुज्ञा देता है, वही मान्यता प्राप्त व्यापारी कहलाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा, या तो केंद्र सरकार या उसका चुना हुआ कोई अधिकारी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया हर एक आदेश किए जाने के पश्चात जो भी आदेश किया जाएगा तो यथाशीघ्र जल्द से जल्द संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि आदेश जो है वो इस आदेश जो है वो पारित करने के पश्चात कहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि यथाशीघ्र जल्द से जल्द संसद के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद धारा 4 है, राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण आदि। इस धारा 4 का मतलब हम समझेंगे। धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा। धारा 3 के अधीन कोई भी आदेश जो होता है, धारा 4 के अंतर्गत ये क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकेगा एवं उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगा। ठीक है, मतलब जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सही तरीके से पालन अगर करवाना है तो वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार जिम्मेदारी डाल सकता है और राज्य सरकार कोई भी अधिकारी प्राधिकारी चुन के वो कर्तव्य उस पर अधिरोपित कर सकेगा। इन शॉर्ट में आप इस तरीके से समझिए, है ना। उसमें ऐसी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग या ऐसे किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों के लिए निर्देश भी हो सकेंगे। ठीक है, मतलब इसमें धारा 4 के अंतर्गत जो है राज्य सरकार या उसके अधिकारी होंगे उसके लिए निर्देश भी हो सकेंगे। केंद्र सरकार जो निर्देश देगा राज्य सरकार को, राज्य सरकार अपने अधिकारी को देगा, तो इस तरह से कर्तव्यों का अधिरोपण होगा। ठीक है, तो उपरोक्त कथन का ये सार है कि धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अगर सही तरीके से पालन करवाना है तो राज्य सरकार की वो जिम्मेदारी होगी और केंद्र सरकार की बातों को मानेगा। केंद्र सरकार जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर थोपेगा और राज्य सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अधिकारी और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करेगा और उस पर कर्तव्य अधिरोपित करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है धारा 5। धारा 5 का जो शीर्षक है वो है शक्तियों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन मतलब सरल शब्दों में प्रभार होता है। ठीक है, केंद्र सरकार धारा 3 के अधीन किसी भी विषय पर राज्य सरकार को आदेश जारी करने
या अधिसूचना जारी करने की शक्ति के प्रयोग हेतु निर्देश दे सकता है। केंद्र सरकार धारा 3 के तहत राज्य सरकार को आदेश जारी कर सकता है या अधिसूचना जारी कर सकता है, या आप अपनी शक्ति का प्रयोग करो, जो हम आपको शक्ति दिए हैं इसके लिए आदेश भी दे सकता है। तो यही है, आपको समझना है शक्तियों का प्रतियोजन मतलब प्रभार। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को शक्ति दे सकता है और शक्ति का उपयोग करो, मैं आपको प्रभार दे रहा हूँ, आप मेरी शक्ति ले लो और अब आप इस शक्ति का उपयोग करो। इस तरीके से आप इसको सरल शब्दों में समझिए। राज्य सरकार द्वारा ऐसे जारी किए जाने वाले आदेश में केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी जिन्हें अधिकृत किया गया हो, ये आप वर्ड एकदम अच्छे से याद रखेंगे। कौन सा अधिकारी? राज्य सरकार के अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार चुना हो या अधिकृत, चुना का मतलब उसे अधिकृत किया गया हो, आदेश के पालन के लिए कार्यवाही कर सकेंगे। केवल वो अधिकारी जिसको राज्य सरकार ने अधिकृत किया हो वही कार्यवाही कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद धारा 6 है अन्य अधिनियमितियों से असंगत आदेशों का प्रभाव। देखिए ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे नियम जो इस अधिनियम के प्रतिकूल हो, जो क्लैश करती हो, तो उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। धारा 3 के तहत किया गया कोई आदेश इस अधिनियम से भिन्न किसी भी आदेश, ठीक है, धारा 3 के तहत अगर हम कोई आदेश करते हैं तो इस अधिनियम से कोई अलग, भिन्न मतलब क्या होता है? कोई अलग, किसी भी तरह का आदेश या अधिनियम से असंगत, असंगत मतलब उससे अलग, विपरीत है ना, या अलग होने पर भी धारा 3 का आदेश प्रभावी होगा। मतलब धारा 3 जो है बहुत पावरफुल है। अगर धारा 3 में कोई आदेश लिखा हुआ है और कोई अधिनियम उस आदेश के विपरीत है तो भी धारा 3 प्रभावी होगा। आपको याद रखना है प्रभावी होगा, इसका जो प्रभाव है आपको याद रखना है प्रभावी होगा। अर्थात धारा 3 के आदेश का प्रभाव अन्य किसी अधिनियम जो उसके आदेश से विपरीत हो तो भी रहेगा, है ना। अगर कोई आदेश धारा 3 से अलग है तो भी धारा 3 का प्रभाव रहेगा। जो धारा 3 में आदेश दिया गया है उसी का ही जो एक तरह से बोलेंगे कि धारा 3 ही सर्वोपरि होगा, उसका प्रभाव हमेशा रहेगा। फिर अगला है धारा 6। धारा 6 में हम पहले धारा 6 का, या आप जहाँ पे क ख ग घ है उसको ABCD इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ताकि कभी कभी ऑप्शन में क ख ग घ नहीं दिया रहता है, ABCD भी दिया रहता है, तो आपको कम से कम याद तो हो। जैसे आप धारा क लिखें तो ब्रैकेट में A भी लिख लेना, धारा ख लिखें तो ब्रैकेट में B भी लिख लेना, है ना। तो ये धारा की उपधाराएं हैं, क ख ग घ ऐसे अलग अलग में बांटा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है धारा क का मतलब A है। इसमें क्या कहा गया है? खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों का अधिहरण। अधिहरण का मतलब यहाँ पे पहले आप इसको समझिए, जब्त करना होता है या कब्जे में लेना होता है। हरण का मतलब आपको पता होगा, है ना, हरण का मतलब हर लेना, उसको कब्जे में ले लेना। तो अधिहरण का मतलब भी होता है जब्त करना, कब्जे में लेना। तो धारा 6 का क्या कहा था? खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य का अधिकरण मतलब कब्जे में कैसे लिया जा सकता है, उसके बारे में धारा 6 का में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के नियमों एवं आदेशों का उल्लंघन करता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी आदेश हैं, उसका पालन नहीं करता, उसका उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, तो उसकी आवश्यक वस्तुएं जब्त की जा सकती हैं। ठीक है, अगर उल्लंघन करता है तो आवश्यक वस्तु जब्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तुओं को जब्त करने की शक्ति कलेक्टर को दी गई है। आवश्यक वस्तु को जब्त कौन करेगा? उस जिला का कलेक्टर। ठीक है, देखिए जब्त करने का कंडीशन है, धारा 3 के नियम को अगर वो पालन नहीं करेगा अब वो कारोबारी, तो अब आवश्यक वस्तुओं को जब्त किया जा सकता है। और जब्त करने की जो शक्ति है वो कलेक्टर के पास है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आवश्यक वस्तुओं को जब्त करने का कंडीशन कैसे है? अगर धारा 3 के नियमों का पालन नहीं करेगा। ठीक है, नियमों का पालन नहीं करेगा तो जब्त किया जाएगा। जब्त कौन करेगा? पावर किसके पास है? तो पावर कलेक्टर के पास है। नियम का उल्लंघन करने पर कलेक्टर किसी भी स्थिति में वस्तु का अधिहरण कर सकता है। अब ये किसी भी स्थिति को भी आपको समझना है। देखिए अगर माल जो है, आवश्यक वस्तु जो है वो आपका किसी भी वाहन में जा रहा है, जलयान में जा रहा है,
किसी पशु के साथ जा रहा है, ठीक है, तो जिसके साथ भी वो जा रहा है उसको भी वो कब्जे में ले सकता है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं एक बार। तो किसी भी स्थिति में वस्तु का अधिहरण कलेक्टर कर सकता है, चाहे वस्तु खुले में हो। अगर खुला कहीं स्टोर में पड़ा हुआ है तो छापामारी करके वहाँ पे अगर नियमों को उल्लंघन नहीं हो रहा है तो उसे कब्जे में लिया जा सकता है। किसी वाहनों में हो, अगर उसे ब्लैक तरीके से कहीं और लेके जाया जा रहा है, जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, और उसमें भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक लिया जा रहा है, उसका ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है, तो अगर ऐसे आवश्यक वस्तुओं को गलत तरीके से किसी वाहन में भी ले जाया जा रहा है तो उस वाहन को भी, उस जलयान को भी, और साथ ही साथ उस वाहन में जो वस्तु है उसको भी जब्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि आवश्यक वस्तु का अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो उसको जब्त किया जा सकता है। कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। और कलेक्टर के पास ये भी पावर है कि आवश्यक वस्तु जिस चीज़ में है, चाहे वो जलयान हो या वाहन हो, उसको भी कब्जे में ले सकता है अगर वो वाहन प्रयुक्त होता है आवश्यक वस्तु के आवाजाही में। प्रयुक्त होने पर ही, ऐसा नहीं है कि घर के बगल में खड़ी और उस वाहन को आपने जब्त कर लिया, ठीक है। अगर उस वाहन का उपयोग हो रहा है तभी आप जब्त करेंगे। जब्त करने से पहले जुर्माना भी लगाया जाएगा। वाहन में अगर जुर्माना देने में आनाकानी करेगा या जुर्माना नहीं देगा तब उसको वो जब्त करेगा। अब जब्त करने के कंडीशन में कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल्दी एक्सपायर होता है, शीघ्रता से नष्ट होता है। तो इसके लिए क्या एक नियम है, शीघ्रता से नष्ट होने वाली जब्त की गई आवश्यक वस्तु का विक्रय कलेक्टर नियंत्रित कीमत पर करता है ना, नियंत्रित कीमत पर विक्रय करेगा। कीमत तय नहीं होने पर इस स्थिति में नीलाम कर विक्रय करेगा। अब कई वस्तुएं ऐसी होती है जो शीघ्रता से नष्ट हो जाती हैं, तो कलेक्टर उसको देखेगा कि ये शीघ्रता से नष्ट हो जाएगा, इसका जो है ख़राब हो जाएगा वो चीज़, तो उसका जल्द से जल्द जो है नीलाम कर देगा, या तो किसी से डील करेगा, नियंत्रित कीमत पर बेचने की कोशिश करेगा, और बिकेगा नहीं या डील नहीं जमेगा तो नीलाम करके उसका विक्रय किया जा सकता है। कैसे वस्तुओं को? जो शीघ्रता से नष्ट होती हैं ऐसी वस्तुओं को। जब्त सामग्री यदि खाद्यान्न हो, अगर कोई खाद्यान्न सामग्री है तो इस स्थिति में इसे उचित मूल्य की दुकानों द्वारा राशन कार्ड धारियों को राज्य सरकार द्वारा तय कीमत में उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा सकता है। जब्त सामग्री खाद्यान्न हो, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये खाद्यान्न है, तो ये उचित मूल्य में भी की दुकानों में भी अवेलेबल होता है। तो कलेक्टर क्या करेगा? उसको जब्त करेगा, उसके बाद उचित मूल्य की दुकानों में वहाँ पे सप्लाई कर देगा, और उसके बाद नॉर्मली जैसे उचित मूल्य की दुकान में राशन कार्ड धारियों को एक उचित मूल्य कीमत पर जो भी सरकार तय करती है उसी कीमत पर मिलती है। उसी प्रकार से जब्त किया गया सामान भी उचित मूल्य में वहाँ पे डाल के उसको राशन कार्ड धारियों को दिया जा सकता है। फिर अगला धारा है धारा 6 ख या बी, खाद्यान्नों आदि के अधिहरण से पूर्व हेतु दर्शित करने हेतु सूचना का दिया जाना। मतलब कब्जा में लेने से पूर्व सूचना किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में इस धारा में है, धारा 6 ख या बी। इस धारा में जब्त की गई आवश्यक वस्तु, पशु, वाहन आदि को मालिक को उचित कार्यवाही से पूर्व सूचना दिए जाने, उसकी बात सुनने, उसका पक्ष रखने आदि का अवसर का प्रदान करेगा। ठीक है। अब जब्त करेगा तो जब्त करने के पूर्व, कार्रवाई करने के पूर्व, जब्त जैसे कर लिया माल को, उसके बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी, आदेश का उल्लंघन किया गया है तो कार्रवाई से पूर्व मालिक को सूचना दिया जाएगा। ठीक है। सूचना देने के बाद उसका बात भी सुना जाएगा। हो सकता है कि मालिक की गलती ना हो, उससे कनेक्टेड लोग जो भी हो मालिक को धोखा दिए हों, या ऐसा है कि मालिक को जानकारी ही ना हो, उसका जो गाड़ी है वो यूज़ हो रहा हो, तो जो भी चीज़ें होंगी हो सकता है कि मालिक जो है निर्दोष भी हो, है ना। तो अपने पक्ष रखने की, बात सुनने की मौका भी दी जाएगी, अवसर भी दिया जाएगा। धारा 6 ख के तहत, धारा 6 ख के तहत आपको याद रखना है कि कुछ भी कार्यवाही होता है उसके पूर्व सूचना मालिक को दिया जाना है, ये प्रावधान है। उसके बाद धारा 6 मतलब 6C में क्या है? अपील। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपील में जो भी 3-4 लाइन हम पढ़ेंगे उस सबको आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपील जो है
किस धारा में? धारा 6C में है। धारा 6 की कार्यवाही से असंतुष्ट होने पर कार्यवाही के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। ठीक है, जैसे धारा 6 में कार्यवाही किया जाएगा, तो अगर कोई मालिक, कोई भी जो कारोबारी है, व्यापारी है, उससे असंतुष्ट है, उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, उसको चैलेंज करना है जो भी एक्शन उसके साथ लिया गया है उसको, तो उसके विरुद्ध वो अपील कर सकता है। अपील कैसे किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, उसका भी एक नियम है। ठीक है, अपील आदेश के संसूचना, ये वर्ड थोड़ा टफ है लेकिन आपको याद रखना ही है, एग्ज़ाम में संसूचना ही आपको फोकस करना है। ठीक है, अपील आदेश के संसूचना के 1 माह के भीतर किया जा सकता है। जैसे जो भी मालिक को जैसे जब भी आदेश दिया जाएगा मालिक को कार्यवाही का, है ना, उसको आप संसूचना समझिए, उस संसूचना के 1 माह के भीतर ही अपील किया जा सकता है। कितने माह के भीतर? 1 माह के भीतर। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। अपील ऐसे न्यायिक प्राधिकारी के पास किया जा सकता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो। अपील आप किसको करेंगे? जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो, ऐसे ही न्यायिक प्राधिकारी के पास ही आप अपील कर सकते हैं। किसी के पास भी अपील नहीं कर सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ऐसे मामलों में सुनवाई का अधिकार जिला एवं सेशन जज न्यायालय के पास है। किसके पास है? जिला एवं सेशन न्यायालय जज के पास है। न्यायिक प्राधिकारी अपील करने वाले के पक्ष सुनने के दौरान जैसा वह ठीक समझे आदेश पारित कर सकेगा। न्यायिक प्राधिकारी क्या होगा? इस अपील के बारे में सुनेगा, है ना, मालिक का पक्ष, व्यापारी का पक्ष सुनेगा। हो सकता है व्यापारी का पक्ष उसको सही लगे तो वो अपने हिसाब से जैसा वो ठीक समझे आदेश पारित करेगा। हो सकता है न्यायिक प्राधिकारी को उसकी बातें झूठी लगे या वो सही बात साबित ना कर पाए, तो उसको लगेगा कि उसको दंड देना चाहिए। जो भी फैसला वो लेगा तो उसके फैसले के लिए वह स्वतंत्र है, जैसा वह ठीक समझे वैसा फैसला न्यायिक प्राधिकारी कर सकता है। यदि व्यक्ति दोष मुक्त होता है तो उसकी अधिग्रहित वस्तु उसे लौटाई जाएंगी। अगर जो भी व्यक्ति है दोष मुक्त अपील करता है, अपील करने के बाद वो दोष मुक्त सिद्ध हो जाता है, तो जो भी वस्तु कब्जे में सरकार द्वारा कब्जे में उसकी जो वस्तु ली गई थी उसको लौटा दी जाएंगी। लेकिन किसी केस में ऐसा भी हो सकता है, जैसे आवश्यक वस्तु के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कुछ शीघ्रता से नष्ट होने वाली भी वस्तुएं होती हैं जिसको जल्द से जल्द बेच दिया जाता है या नीलाम कर दिया जाता है। तो अगर ऐसी कोई वस्तु है जिसको बेच दी गई है या नीलाम कर दिया गया है, या फिर कभी कभी जैसे दोष मुक्त होने या फिर निर्दोष सिद्ध होने में भी टाइम लग जाता है, 1 साल 2 साल, कभी भी ज़्यादा टाइम लग गया, तो उसमें क्या हो गया? विक्रय की स्थिति में अधिग्रहित दिन से परिकलित ब्याज सहित विक्रय कीमत लौटानी पड़ेगी। ठीक है, जब से कब्जे में लिया गया है उसका सामान, तब से लेकर जब उसको निर्दोष सिद्ध हुआ हो तब तक के बीच का ड्यूरेशन, चाहे 1 साल हो 2 साल हो, इस बीच में जितना पैसा उसको मिलना चाहिए था उसके साथ साथ, उसके वैल्यू के साथ साथ उस ड्यूरेशन में जितना उसको ब्याज भी मिलना चाहिए, पैसे का ब्याज भी मिलना चाहिए, वो भी मिलेगा। तो विक्रय करने की स्थिति में अधिग्रहित दिन से, कब्जा किया गया उस दिन से परिकलित ब्याज सहित विक्रय कीमत लौटाना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे। धारा 6D 6घ क्या है? अधिहरण के अधिनिर्णय का अन्य दंडों में बाधा न करना। ये 1-2 ऐसे धारे हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अधिहरण मतलब कब्जा हो गया, अधिनिर्णय निर्णय समझ लियो, या अन्य दंडों में बाधा न करना। ठीक है, मतलब जिस तरीके का दंड आपको देना है उसी तरीके का ही आप दंड दोगे। कुछ अलग तरीके का दंड या आप उसको पैसे लेकर जैसे छोड़ दिए, इस तरीके की चीज़ें भी नहीं कर सकते। कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिहरण या अधिनिर्णय किसी ऐसे दंड के दिए जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका कि उस द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भागी है। ठीक है, अगर वो इस अधिनियम के अधीन दोषी सिद्ध होता है तब आप उसे दोषी ही करार देंगे। ठीक है, अब ऐसा मतलब कोई
दंड नहीं दे सकते जिसका वो भागी नहीं है ना। अगर वो दंड देने के भागी है तो दंड के हिसाब से आप उसको दोषी मानेंगे, और दोषी होने पर नियम के विपरीत निवारण नहीं करेगा। दोषी होने पर जो नियम रहेगा उसके हिसाब से ही उसका निवारण किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए या किसी तरीके से और सजा दी जाए या उससे मेल मिलाप किया जाए। जो भी चीज़ें होंगी वो अन्य कोई भी दंड होगा उसको नहीं दिया जा सकता, ठीक है। मतलब पर्सनल सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। धारा 6E क्या कहता है? कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन। कतिपय का मतलब होता है कुछ, तो कुछ मामलों में अधिकारिता का वर्जन, वर्जन का मतलब होता है निषेध। इसको हम पढ़ते हैं। जब अधिहरण के दौरान कोई पैकेज, आवश्यक या पात्र जिसमें ऐसी आवश्यक वस्तु पाई जाती है या ऐसा कोई पशु, गाड़ी, जलयान, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ, या अन्य परिवहन जिसे ऐसी आवश्यक वस्तु को ले जाने में प्रयुक्त किया गया है, अभिगृहित किया जाता है। अभिगृहित का मतलब उसे कब्जे में लिया जाता है। तब राज्य द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को ही इस संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी। किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात होते हुए भी किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को ऐसी अधिकारिता नहीं होती। अधिकारिता का वर्जन का मतलब यही है कि अगर कोई भी आवश्यक वस्तु का अधिहरण होता है तो उससे प्रयुक्त जो भी पशु, गाड़ी, जलयान या जो भी प्रवहन जिसे ऐसी आवश्यक वस्तु में ले जाने के लिए प्रयुक्त किया गया हो, जब उसे कब्जे में लिया जाता है तो राज्य द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होता है सिर्फ और सिर्फ वही आदेश अधिकारिता जारी कर सकता है। इसके अलावा कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर धारा 7 है शास्तियाँ, या इसका मतलब आप सिंपल से समझे सजा या दंड। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। धारा 7 में दंड का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। और दंड को इसमें क्या लिखा गया है? शास्तियाँ। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत जारी किसी भी आदेश का उल्लंघन करता है तो 3 माह से 7 साल तक कारावास का प्रावधान है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लेके आप चलना। मिनिमम मतलब कम से कम 3 माह और मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल, ठीक है। अगर वो धारा 3 के आदेश का उल्लंघन करता है तो कम से कम 3 माह के सज़ा का प्रावधान है धारा 7 के तहत, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। कुछ विशेष स्थिति में ये जो 3 माह है वो कम भी होगा, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ध्यान में ये रखें कि उल्लंघन अगर होता है तो 3 माह, देखिए एक ट्रिक भी है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। धारा 3 आपको याद रखना है। धारा 3 में 3 है तो 3 से 3 माह याद रख लेना, ठीक है। धारा 3 के नियम का अगर उल्लंघन होता है तो दोषी को सज़ा दिया जा सकता है, जिसमें मिनिमम 3 माह और मैक्सिमम 7 साल तक जो है सज़ा का प्रावधान है। साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी एक्ट के सेक्शन 7(1) का कहता है कि का एक जो उपधारा वो कहता है कि जो दुकानदार वस्तुओं का रिकॉर्ड नहीं रखता, ठीक है, जो दुकानदार वस्तुओं का रिकॉर्ड नहीं रखता, इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल है, जो रिटर्न फाइल नहीं करता, उससे 3 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे दुकानदार जो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से रिकॉर्ड रखता है या रिकॉर्ड नहीं रखता है या इनकम टैक्स फाइल नहीं करता है, उससे भी 3 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। कारावास की अवधि 3 माह से कम नहीं होगी, जैसा हमने यहाँ पे देखा, लेकिन न्यायालय किन्हीं पर्याप्त एवं विशेष कारणों से, अब ये जो विशेष कारण क्या होगा उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इन जनरल आप सिंपल शब्दों में ये समझ लीजिए, विशेष कारण मतलब जिससे किसी जनसाधारण की ज़्यादा हानि ना हुई हो, ठीक है। तो ऐसे विशेष कारण में जो सज़ा है वो थोड़ा कम भी किया जा सकता है। 3 माह से कम अवधि का भी सज़ा दिया जा सकता है, कारावास भी दंडित कर सकता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि मिनिमम 3 माह का सज़ा तो मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष कारण, अगर वो कारण साबित कर पाएगा
दोषी तो ऐसा नहीं कि वो एकदम से 3 माह से कम ही सज़ा का ही प्रावधान उसको मिलेगा। पहले उसको साबित करना होगा कि मेरी गलती नहीं थी या गलती से ये चीज़ें हो गई। जो भी वो जिस तरह से वो अपने आप को साबित करेगा, कोई विशेष कारण बताएगा, तो 3 महीने से जो अवधि है वो दंड की कम हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध के अधीन पुनः दोषी सिद्ध होता है तो वह द्वितीय एवं प्रत्येक बार अपराध के लिए कारावास की कम से कम 6 माह के लिए दंडित होगा और अधिकतम तो 7 वर्ष। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे धारा 3 के नियम का किसी ने उल्लंघन किया तो एक बार तो उसको 3 महीने की सज़ा दे दी हम, उसके बाद वो दोषी मानता ही नहीं, वो उसी तरह की गलती कर रहा है या तो वो इलीगल धंधे में लिप्त है। वो एक बार पकड़ा गया, फिर दूसरी बार पकड़ा गया, फिर तीसरी बार पकड़ा गया, फिर चौथी बार पकड़ा गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दूसरी बार से लेकर प्रत्येक बार अगर अपराधी सेम जो दोष है उसको दोहराता है, पुनः दोषी सिद्ध होता है, तब कम से कम उस समय जैसे 3 माह था पहले बार में, तो दूसरी बार से अगर कोई व्यक्ति सेम काम करता है, सेम दोष उसका सिद्ध होता है, तो दूसरा हो या तीसरा हो, दूसरे के बाद से हर बार उसको कम से कम 6 महीने के सज़ा का दंड का प्रावधान है। और अधिकतम तो खैर कोई टेंशन नहीं लेना, अधिकतम में 7 वर्ष है ना। अब इसमें जुर्माना भी इंक्लूडेड है, परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त एवं विशेष कारणों से 6 मास की अवधि को कम कर सकेगा। ठीक है, विशेष कारण में दोनों के लिए ही चीज़ें सिंपल हैं। जैसे कि 3 माह की सिंपल से जो है कि आपको ये याद रखना है कि मिनिमम 3 माह की सज़ा होती है अगर आप पहला बार कोई धारा 3 के आदेश का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, अब विशेष परिस्थिति में उसको कम किया जा सकता है। अगर आप दोहराते हैं गलतियाँ तो आपको 6 महीना की मिनिमम सज़ा होगी और विशेष परिस्थितियों में इसको भी 6 महीने से कम किया जा सकता है। अब ये जो विशेष परिस्थिति हम बार बार बोल रहे हैं, ये विशेष कारण क्या होगा इसको भी आप समझिए। किसी अपराध से यदि जन साधारण या किसी व्यक्ति को कोई खास हानि नहीं हुई हो तब वह 3 माह या 6 माह से कम कारावास का योग्य होगा। ऐसा नहीं कि वो हर बार 3 महीने से कम या 6 महीने से कम बच जाएगा, उसको साबित करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध के अधीन पुनः दोषी सिद्ध होता है तब न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति पर किसी निश्चित समय कम से कम 6 महीने के लिए आदेश जारी कर सकता है कि वह कोई कारोबार नहीं करेगा। ठीक, इसको भी आप समझिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार दोषी साबित हो रहा है तो न्यायालय के पास इस धारा के तहत ये भी शक्ति है कि एक निश्चित समय के लिए उसको कारोबार से ही बेदखल कर दिया जाए, निलंबन कर दिया जाए। मतलब ये यूँ कहें कि वो कोई कारोबार ही नहीं कर सकेगा एक निश्चित समय, लेकिन वो निश्चित समय कम से कम 6 महीने का होगा। हो सकता है 5 साल के लिए उस पर बैन लगा दे, हो सकता है 10 साल के लिए, हो सकता है 7 ही महीने के लिए, लेकिन कम से कम 6 महीने होना ही चाहिए। ठीक है, बार बार दोषित साबित होने पर कारोबार में बैन लगाया जा सकता है, लेकिन कम से कम 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा भी किया जा सकता है। फिर धारा 7 का क्या है, धारा 7 का या धारा 7A केंद्रीय सरकार की कुछ रकम भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति। ठीक है, जो भी जुर्माना रहेगा अगर सही समय पर नहीं दिया जाएगा तो उस पर कुछ ब्याज भी लगेगा। वसूली कैसे किया जाएगा इसके संदर्भ में हम देखते हैं। इस धारा के तहत धारा 3 के अधीन रकम जो भी जुर्माना लगेगा भू राजस्व के रूप में, ये वर्ड आप याद रख लें, किसके रूप में, भू राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता है। जो भी भू राजस्व है उसके रूप में वसूल किया जा सकता है। एवं समय पर रकम अगर नहीं देंगे, समय पर रकम नहीं देने पर ब्याज भी लगाया जा सकता है। यदि दायी संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का संदाय करने में या उसे जमा करने में व्यतिक्रम का मतलब होता है विलम्ब करता है या टालता है, आनाकानी करता है, ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से लेकर, मतलब जब से वो नहीं दे रहा है तब से लेकर वसूल की जाने वाली तारीख तक प्रतिवर्ष 15% की दर से, ये दर भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, 15% की दर से उस पर संगणित साधारण ब्याज सहित भू राजस्व की बकाये के रूप में वसूल किया जा सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, एक तो भू राजस्व याद कर लेना, एक तो साधारण ब्याज की दर, और जो दर है प्रतिवर्ष 15 वर्ष। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम पिछले साल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।
जो भी आज हम टॉपिक पढ़ें इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इससे पिछले बार फूड इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हर बार हम जो भी फूड इंस्पेक्टर की क्लास लेंगे उसमें ऐसा ही होगा, जो आपका सिलेबस है इसका, उसमें हम क्या करेंगे, पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये इसका दूसरा डेमो है। इसके बाद जो भी आगे की क्लासेस आएंगी वो एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस में। और जो भी डिटेल होगा प्राइस वर्क का उसको जल्द से जल्द आपको बताया जाएगा। तो पहला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन वसूल की जाने वाली रकम पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है। तो अभी हाल ही में हमने देखा जस्ट 5 मिनट पहले, साधारण ब्याज की दर से प्रतिवर्ष 15% वसूला जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो आंसर होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा में अधिनियम में उल्लंघन में शास्ति मतलब दंड का प्रावधान है। तो हमने देखा धारा 7 में दंड का प्रावधान है। किसी अधिकरण के आदेश से कोई व्यक्ति कितने समय में किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी जिसे राज्य शासन नियुक्त किया हो अपील कर सकेगा। अपने को आदेश की संसूचना के 1 माह के भीतर, मैंने आपको बताया था कि ये जो संसूचना वर्ड है वो याद रखना, 1 माह के भीतर, ठीक है। फिर अगला है, केंद्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को निम्नांकित धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री के कीमतों के चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है। तो 3 क में मैंने आपको बताया था कि जो खाद्य सामग्री है उसके मूल्य में नियंत्रण करने का जो है अधिकार इसमें है ना। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन जो है विशेष न्यायालय द्वारा जब ये फूड इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम हुआ था उसमें लिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसे कि अभी हमने लेक्चर में पढ़ा तो जिला या शेष न्यायालय जो है वहाँ भी दिखता है। तो ये थोड़ा मतभेद है। अगर ऑप्शन आए तो आप देख सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई एक ले सकते हैं। तो जैसे ऑप्शन सी विशेष न्यायालय द्वारा भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं 162, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत अधिग्रहण का आदेश निम्नांकित के लिए नहीं किया जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। ये ऑप्शन डी क्या कहता है, पशु गाड़ी तथा जलयान का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कलेक्टर को समाधान कारक के रूप में यह सिद्ध न हो कि ये प्रहरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मतलब कोई पशु, कोई गाड़ी या कोई जलयान अगर आवश्यक वस्तु के लिए उसको यूज़ नहीं किया गया था, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में उसको उपयोग नहीं किया गया था, तब तक वो अधिग्रहित नहीं कर सकेगा। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। फिर अगला है, कौन सा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत पारित आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। वह जो आदेश का उल्लंघन करता है और उल्लंघन करने का दुष्प्रशन करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। और इसके बाद 187 को हम देखते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 का के अधीन अधिग्रहण के किसी आदेश से कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से 1 मास के भीतर, संसूचना वर्ड याद रख लेना और 1 मास के भीतर आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। हमारा फेसबुक पेज है, आप यहाँ पे लाइक कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं, इसमें ज्वाइन करिए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और इंस्टाग्राम पर भी हम आ गए हैं, इंस्टाग्राम में जैसा ऑनलाइन सर्च करके आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।